हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम जो यूपीटी प्लस सी वीडियो का जो पेपर हुआ था उसका हम जीएस का 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से एक जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप और ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिस्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो वो है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये है हमारा क्या, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी। इसे अस्थायी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें डेटा सेव होता है, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो ये डेटा पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है डिस्क गमेंटर और ऑप्शन डी है विजुअल बेसिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिस क्या है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। हमला सतह स्लैश अटैक सरफेस, ऑप्शन बी है हमला हस्ताक्षर स्लैश अटैक सिग्नेचर और ऑप्शन सी है हमला पैटर्न स्लैश अटैक पैटर्न और ऑप्शन डी है हमला पथ स्लैश अटैक पाथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमला सतह या स्लैश अटैक सरफेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है। ठीक है, हमको बताना है कि जैसे सुरक्षा सेवाओं में गोपनीय डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए जो गोपनीय तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है क्रिप्टोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम और ऑप्शन डी है क्रिप्ट एनालिसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है। ठीक है, हमको बताना है कि रामचरितमानस का कौन सा अध्याय या उसको हम कांड कहते हैं सबसे छोटा है। तो ऑप्शन है अरण्य कांड, ऑप्शन बी है किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी है सुंदर कांड और ऑप्शन डी है लंका कांड। तो कौन सा कांड है जो सबसे छोटा है? तो वो है हमारा बी, हमारा क्या होगा, किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड क्या है, हमारा सबसे छोटा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, 5 नंबर। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन ए है 56.7, ऑप्शन बी है 60.7, ऑप्शन सी है 64.7 और ऑप्शन डी है 68.7। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 68.7 क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का परसेंटेज है। आगे देखते हैं। अगला तो हम पढ़ लिए 6 नंबर। अगला है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्या है। तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
आलू के उत्पादन में यूपी क्या है, पहले स्थान पे है। नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे बिहार है। और चौथे नंबर पे कौन सा है, तो गुजरात है। पहले नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे हमारा क्या है, चौथे नंबर पे हमारा गुजरात है, बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। ठीक है, किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है अम्बेडकर नगर और ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अम्बेडकर नगर में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। ठीक है, हमको बताना है श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी है वायलिन, ऑप्शन सी है तानपुरा और ऑप्शन डी है बांसुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायलिन। ठीक है, क्या, तो हमारा वायलिन सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो ये 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, 2016 के पेपर में पूछा हुआ था, तो उसके अनुसार ऑप्शन कौन सा, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 2019 में क्या हुआ था कि अर्धकुंभ लगा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कुंभ मेला होता है ये कहाँ कहाँ लगता है, तो ये लगता है हरिद्वार में। कहाँ पे, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और कहाँ पे लगता है ये और एक प्रयागराज में। ठीक है, कुंभ मेला हमारा 4 जगह लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। तो किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है, तो ऑप्शन ए है बच्चे के जन्म पर, ऑप्शन बी है नामकरण पर, ऑप्शन सी है मुंडन और ऑप्शन डी है विवाह। तो सोहर लोकगीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है गोवर्धन, ऑप्शन सी है बरसाना और ऑप्शन डी है गोकुल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये होती है बरसाना में। ठीक है, बरसाना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बरसाना क्या है कि राधा के जन्म स्थान। ठीक है, वहाँ पे क्या है, बरसाना में राधा का जन्म स्थान है, जहाँ की लठमार होली क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन होंगे, तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो मिट्टी की बारात नामक कविता के लेखक कौन है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, मिट्टी के बारात नामक कविता के लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। आगे देखते हैं। अगर निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, हमको बताना है कि किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है नोएडा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आगरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, हमको बताना है कि 2011
2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है गाजियाबाद। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, हमको बताना है कि किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु क्या है? उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसने कराई थी? तो उसकी स्थापना किसने कराई थी? तो शाहजहां ने कराई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों है? ठीक है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था और ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए क्या है बोध गया बौद्ध तीर्थ केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ठीक है, हमको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन ए है 1922 गया अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1923 दिल्ली, ऑप्शन सी है 1924 बेलगांव और ऑप्शन डी है 1925 कानपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्टैनली बाल्डविन, ऑप्शन बी है नेविल चेम्बरलेन, ऑप्शन सी है सर विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ठीक है, हमको बताना है कि किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के कौन से पार्क में? तो ये अल्फ्रेड पार्क। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? तो अब इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस नदी का
समागम अरब सागर में है। ठीक है, हमको बताना है कि किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है कावेरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरब सागर में किस नदी का समागम है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, नर्मदा नदी से। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये कहाँ जाके? तो ये अरब सागर में जाके इसका समागम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, हमको बताना है कि किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जनसंख्या है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो वो है मिजोरम। दूसरे नंबर पे ये आता है। दूसरे नंबर पे यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 12 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम क्या है हमारा? तीसरे नंबर पे है। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो ये 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ये है हमारा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद कौन सा महाद्वीप आता है? तो उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा? तो उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है चिनाब। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चमेरा बांध कहाँ पे है? रावी नदी पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है कोलंबिया, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है हवाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है थेसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थेसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो थेसेगर वाटरफॉल किस राज्य में है हमारा? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में क्या है? थेसेगर वाटरफॉल। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी अनुमानित परसेंटेज कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित परसेंटेज है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या है 90%। मानव जनजाति कहाँ रहती है, उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हमको बताना है कि रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे है नहीं है, उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा था तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। अब कौन, ठीक है, तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये क्या है, ये वर्तमान में राष्ट्रपति है। चलिए अगला देखते हैं हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एक के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। ठीक है, हमको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एक के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर और ऑप्शन डी है हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था तो इसको करेक्ट किया गया है। भारत के संविधान की, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी कर। ठीक है, हमको बताना है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 127। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या कितनी है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 12। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, 12 हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, खाली स्थान को विधानसभा का 17वां आसन करने की शक्ति है। ठीक है, किसको, यहाँ पे हमको बताना है किसको विधानसभा का आसन करने की शक्ति है। राज्यपाल, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन राज्यपाल को विधानसभा का 17वां आसन करने की शक्ति है। अगला देखते हैं। अगला है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है नोएडा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर डी नोएडा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है 2018 के किडनी FDI कॉन्फिडेंशियल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी
11वां स्थान था भारत का। ठीक है, अगला देखते हैं हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी पुनर्जी ठीक है आरआरबी पुनर्पूंजीकरण की योजना को, ठीक है, पुनर्पूंजी योजना को यहाँ पे डैश है के तहत विस्तार को मंजूरी देती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 2020, 2022, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2020। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। अगला देखते हैं हम। अगला है विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 23 मई को, ऑप्शन सी है 18 जून को, ऑप्शन डी है 19 जुलाई को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मुंबई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? ठीक है, बताना है किस सरकार ने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग में व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पीपल कनेक्ट, ऑप्शन बी है क्राइम कनेक्ट, ऑप्शन सी है लॉ कनेक्ट और ऑप्शन डी है COP कनेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, COP कनेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है क्वीन अनानास, ऑप्शन बी है किंग ऑरेंज, ऑप्शन सी है प्रिंस आम और ऑप्शन डी है क्वीन लीची। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप है। ठीक है, नाबार्ड का विस्तृत रूप हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये पहला है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है नेशनल बैंक फॉर एसेंट एंड रूरल डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। क्या हुआ था? ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब पूछे कि किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है भारत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ठीक है, अगला 27 से 29 सितंबर 2018 को अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये भी 2018 क्वेश्चन है। तो चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था, मुंबई में आयोजन किया गया था। अगला है
ये भी 2017-18 क्वेश्चन है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। ठीक है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।